Good morning everyone. Today we will discuss about intensity of magnetic field at the center of current carrying coil. धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ये आपका सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है आपका, परीक्षा में कई बार आ चुका है। इसके पहले आप लोगों ने इसका एक और पार्ट किया है, मतलब इसका एक बड़ा क्वेश्चन किया है, धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जो आपने कल ही किया है ना। और उसमें कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो आई थी, कुंडली के केंद्र पर भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आप लोगों ने निकाल चुके हो, μ0/4π2πIA/r। निकाला बोलिए, निकाले थे कल। तो अक्ष के साथ साथ आखिरी में यदि बिंदु P केंद्र पर स्थित हो तब आप लोगों ने वो सूत्र निकाल चुके हो। ये पर्टिकुलर धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यानी उससे भी अच्छा क्वेश्चन ये है, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि वो बहुत बड़ा है ना, और ये छोटा है, ठीक। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। स्टार्ट करते हैं इसको। धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, सभी को क्लियर है? क्या क्वेश्चन है, बात समझ में आ गई? कल वाला कौन सा क्वेश्चन था, याद रखिएगा, जो पूछता है वही बनाइएगा, है ना। कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा तो आपको क्वेश्चन बनाना है, जल्दबाजी नहीं करना है। पहले देख लीजिए कि केंद्र पर पूछा है या अक्ष पर पूछा है। अक्ष पर पूछा है तो कल वाला सवाल बनाएंगे, है ना, और यदि केंद्र पर पूछा है तो आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बनाएंगे। और बहुत ज़्यादा इजी है, आप खुद ही बोलेंगे अभी क्यों पढ़ा दी, तो देखते हैं इसको। एक कुंडली बना देते हैं। ये धारावाही कुंडली है, ये इस तरह से, इसका सिरा P है, इसका सिरा Q है। एक खुले सिरे क्यों रखे हमने, धारा कैसे प्रवाहित करोगे आप, है ना। खुले सिरे क्यों रखे हैं, धारा प्रवाहित करने के लिए, है ना। शेल लगाएंगे ना यहाँ पे, तभी तो धारा प्रवाहित होगी। ये लीजिए, धारा प्रवाहित हो गई I, ठीक। और ये कुंडली है जिसका केंद्र कितना है, O है, वृत्ताकार कुंडली है जिसका केंद्र क्या है, O है, और त्रिज्या कितनी है, R है, ठीक है। और कुंडली को छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना माना जा सकता है। छोटे छोटे अल्पांश मतलब AB, फिर BC, फिर CD, फिर DE, ऐसे छोटे छोटे अल्पांशों से इसको क्या कर सकते हैं, मिलकर बना मान सकते हैं, ठीक। इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पर जो कोण बनेगा, यहाँ कोण जो बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। आपको मालूम है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, या जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। दोनों ही बातें आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी। यहाँ जो कोण बनेगा अल्पांश के कारण, इस बिंदु पर जो कोण बनेगा वो थीटा बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ये इस तरह से स्पर्श रेखा होती है और त्रिज्या यहाँ पर होती है, तो यहाँ जो कोण बनता है वो क्या बनता है, 90 डिग्री बनता है, ठीक है। क्लियर दैट? सॉरी। तो देखेंगे चित्रानुसार O केंद्र तथा स्मॉल r त्रिज्या वाली एक धारावाही वृत्तीय कुंडली प्रदर्शित है जिसमें प्रवाहित धारा I है। कुंडली को छोटे छोटे अल्पांशों AB, BC, CD, DE से मिलकर बना माना जा सकता है। तब से क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन। एक बार फिर से देखते हैं। चित्रानुसार O केंद्र तथा स्मॉल r त्रिज्या वाली एक धारावाही वृत्तीय कुंडली प्रदर्शित है जिसमें प्रवाहित धारा I है। कुंडली को छोटे छोटे अल्पांशों AB, BC, CD, DE से मिलकर बना माना जा सकता है। तब अल्पांश AB के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तब अल्पांश AB के
कारण कुंडली के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अल्पांश AB के कारण कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो-सेवर्ट के नियम से, किस नियम से, किस नियम से, अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किससे निकालते हैं, कौन से नियम से निकालते हैं बताइए। हाँ, बायो-सेवर्ट के नियम से, बिल्कुल, है ना। तो इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि बताना हो आपको। बायो-सेवर्ट के नियम से क्या होगा, dB1 पहले अल्पांश के कारण निकाल रहे हैं इसलिए इसको नाम दे देते हैं dB1 इज इक्वल टू, क्या होता है बायो-सेवर्ट का नियम, बोलिए, μ0/4π इंटू IDL sin थीटा अपॉन r² होता है। ये देखिए, ये है अल्पांश और अल्पांश से बिंदु P के बीच, O के बीच की दूरी r, ठीक। तो क्या होता है IDL sin थीटा अपॉन r²। DL है क्या हमारा अल्पांश, कौन सा है, कौन सा अल्पांश लिए हमने अभी, कौन सा लिए, AB। तो DL के स्थान पे क्या आ जाएगा, DL के स्थान पे AB, IDL की जगह पर AB, ये हो जाएगा साइन थीटा और अपान में क्या आ जाएगा r²। क्लियर दैट, यस और नो, ओके। अच्छा, अब बताइए थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, बताइए यहाँ पर अल्पांश और अल्पांश को बिंदु O से मिलाने वाली रेखा के मध्य बना कोण, थीटा इज इक्वल कितना होगा 90 डिग्री, बिल्कुल अभी बता दिया गया आपको। तो ये हो गया IAB साइन 90 डिग्री अपॉन r², और यहाँ लिख देंगे चूंकि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर दैट, साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो μ0/4π इंटू IAB अपॉन r², इसकी वैल्यू 1 हो गई, है ना। इक्वेशन नंबर इसको दे देते हैं फर्स्ट, राइट, यस और नो। इसी प्रकार BC की कारण निकाल लो, इसी प्रकार अल्पांश AB के कारण निकल गया, BC का कारण निकालो, अल्पांश BC के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB2 नाम दे देंगे इसको, dB2, है ना। अब सूत्र हमने ला लिया है क्या, μ0/4π IAB अपन r²। अब BC की कारण निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा μ0/4π इंटू IAB की जगह पर क्या आएगा BC, AB के स्थान पर क्या आएगा BC की कारण निकाल रहे हो अपॉन r², क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसी प्रकार किसके कारण निकाल लो, अब किसके कारण, अल्पांश CD के कारण। इसी प्रकार अल्पांश CD के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB3 इज इक्वल टू μ0/4π इंटू I। अब BC की जगह पर क्या आएगा CD, बिल्कुल, ये हो जाएगा CD अपॉन r²। इक्वेशन नंबर थर्ड। ये क्रम क्या होते रहेगा, चलते रहेगा, है ना। dB3 निकलेगा, dB4 निकलेगा, dB5 निकलेगा। तो ऐसे पूरे अल्पांश के कण क्या निकाल लिया हमने, केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिया बायो-सेवर्ट के नियम से। क्लियर, ओके।
अब जब पूरे के निकाल लिए तो अब क्या करेंगे, संपूर्ण कुंडली के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ना। तो अगली स्टेप क्या रहेगी, अब अतः संपूर्ण कुंडली के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर? क्या करेंगे बताइए, B इज इक्वल टू क्या होगा, AB के कारण, BC के कारण, CD के कारण, DE के कारण, ऐसे पूरे अल्पांशुक कण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को क्या कर देंगे आपस में, बोलिए क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। बिल्कुल, तभी तो पूरी कुंडली बनेगी। सभी अल्पांशों को मिला देंगे तो क्या बनेगी, कुंडली। तो सभी अल्पांशों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मतलब ये हो गया संपूर्ण कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो dB1 प्लस dB2 प्लस dB3 प्लस डेडेडेस, मान रखिए B इज इक्वल टू dB1 का मान μ0/4π इंटू IAB अपॉन R स्क्वायर प्लस μ0/4π इंटू IBC अपॉन R स्क्वायर प्लस μ0/4π इंटू ICD अपॉन R स्क्वायर। हाँ, अरे 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 नीचे जा, नीचे जा, नीचे नीचे नीचे, प्लस डेडेडिस, है ना। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, बोलिए है क्या? चलिए ठीक, तो इसका हाँ क्या आएगा बताइए, B इज इक्वल टू क्या क्या कॉमन निकल जाता है यहां से, μ0/4π सब में था, I सब में था, अपान में R स्क्वायर भी सब में था, एक में AB था, एक में BC था, एक में CD था। ठीक है, तो सीधी सी बात है क्या कॉमन निकलना चाहिए, आपको मालूम होगा, μ0/4π निकलेगा, I निकलेगा, अपॉन R स्क्वायर निकलेगा, और बचेगा क्या, AB प्लस CD प्लस AB प्लस BC प्लस CD प्लस डेडेडेस। ऐसा था, ठीक है, होगा कि नहीं, बोलिए यस और नो। हाँ, और अब मुझे बताइए कि आपके पास में मैंने डायग्राम मिटा दिया है ना, ये देख सकते हैं, डायग्राम था आपका ऐसा। ठीक, तो मुझे बताइए AB और BC CD D ऐसे जुड़ेगा तो क्या बनेगा बताइए, पूरा सभी अल्पांश जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा, हाँ सभी अल्पांश आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगी, कुंडली बनेगी ना। अरे भाई यहां से स्टार्ट करोगे AB BC CD D ऐसा करते करते सब जोड़ दोगे तो क्या बनेगी, एक पूरा कुंडली का एक चक्कर बना के नहीं। और कुंडली का एक चक्कर क्या कहलाता है, कल मैंने आपको बताया था, कुंडली का जब एक चक्कर पूरा लग जाता है तो क्या कहलाता है, परिधि। ठीक, यस, तो यह हो जाएगा आपके पास में कुंडली की परिधि। B इज इक्वल टू μ0/4π इंटू I अपॉन ये स्क्वायर लिख दिया, R स्क्वायर। तो क्या बन गया बताइए, ये क्या है, कुंडली की परिधि बन गई। और कुंडली कैसी है बताइए, कुंडली कैसी है, कैसी है कुंडली, वृत्ताकार। तो क्या कौन सा सूत्र लगाएंगे, वृत्त की परिधि का। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। तो ये हो गया 2πr, r से r काट दीजिए, है ना। तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, μ0/4π इंटू
देखो 2 पाई आई, एक साथ लिखो 2 पाई आई अपॉन आर। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तब, कुंडली में फेरों की संख्या n हो का मतलब एक चक्कर हुआ है अभी, एक चक्कर तार का, फिर 2 3 4 ऐसे कितने चक्कर हैं, कितने n, उनको फेरे कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल इज n। देन ठीक है, कुंडली में फेरों की संख्या n हो। बात समझ में आ रही है? फेरों का मतलब समझ में आ गया? बात समझ में आ रही है? फेरों का मतलब कितने चक्कर तार लपेटा हुआ है। तो कुंडली में फेरों की संख्या n हो तब n का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा b इज इक्वल टू आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई n आई, n का गुणा हो गया अपॉन आ गया r। मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इन SI सिस्टम। ठीक है, और CGS पद्धति में क्या होगा बताइए? b इज इक्वल टू इसका मान 1 हो जाएगा तो 2 पाई n आई अपॉन r। गॉस इन CGS सिस्टम। क्लियर दैट? ओके। और आप देख रहे हैं कल आपने कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र लाया था अंतिम वाला, ये बिल्कुल ऐसे ही था, लेकिन वहां पर त्रिज्या कुंडली की a थी इसलिए a आया था। यहां पर कुंडली की त्रिज्या कितनी है? r है, इसलिए त्रिज्या क्या है? r। कल आपने क्या लाया था? b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई n आई अपॉन a लाया था। अभी क्या है? 2 पाई n आई अपॉन क्या है? r है, क्योंकि त्रिज्या यहां पर r है, कल त्रिज्या वहां पर कितनी थी? a थी। क्लियर दैट? यस और नो? ठीक है, ओके।